बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि मेरा नाम महमूद नादी है। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 जून 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। नया हफ्ता शुरू हुआ है और ये नया हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या डील होती है। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है और आज आपके सामने सिर्फ एक मुद्दा रखना है। वो मुद्दा आप गौर से सुनेंगे, दिलचस्पी से सुनेंगे तो आपको 78 साल की जो पाकिस्तान की तारीख है वो सारी की सारी समझ में आ जाएगी। क्योंकि आजकल रंजीत सिंह जो पहली सिख सल्तनत के बानी भी थे, हुक्मरान भी थे, उनके आजकल दिन आए हुए हैं और बहुत सारे हमारे सिख दोस्त वो इंडिया से तकरीबात में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आए हैं और आ रहे हैं। तो मैंने कहा आज रंजीत सिंह की स्टोरी आपके सामने रखनी है। जब रंजीत सिंह की स्टोरी आप सुनेंगे तो जो 78 साल का ये जो चक्कर है जो हमारे साथ चल रहा है, ये चक्कर आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा मैं आप तमाम मोहतरम व्यूअर्स की, खासकर अपने बुजुर्गों की बहुत ज्यादा जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। बाज़ दोस्त कहते हैं कि हम पूरा वॉच करते हैं लेकिन जो डैशबोर्ड है उस पे 50% से ज्यादा व्यू ड्यूरेशन नहीं जाती, जो बहुत ज्यादा है। मैं उसके लिए मशकूर हूं और मुझे शक है कि कुछ दोस्त जो है वो चूंकि स्पीड बढ़ा देते हैं तो स्पीड बढ़ाने से फिर वीडियो की वो बात नहीं रहती, फिर वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो गुजारिश है कि अगर 2 किस्तों में सुन लें, वक्फों में सुन लें, वीलॉग लंबा होता है लेकिन उससे अच्छा असर पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं बहरहाल आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूं जो आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि नए से नए मौजूआत आपके सामने पेश करूं, जिस तरह की आज की कहानी है। लेकिन उससे पहले कुछ हम खबरें डिस्कस करेंगे। इस वक्त दुनिया में एक खबर जो बहुत ज्यादा वायरल है वो खबर ये है कि इंग्लैंड के जो वजीर आजम हैं कियर स्टारमर, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और इसी तरह होता है, कोई क़यामत नहीं आती। इतना ज्यादा दबाव भी नहीं था लोगों का, सोशल मीडिया का दबाव भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कियर स्टारमर 1 महीना हो गए वो डिस्टर्ब थे और बिला उन्होंने बहरहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इससे जिस तरह मैंने कहा कि मुल्कों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नया वजीर आजम आ जाएगा या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नए इलेक्शन हो जाएंगे और ये होता रहता है। ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि हर वक्त नाजुक मोड़ से गुजरे या हर वक्त जो है ना यहाँ पे चूरन बेचा जाए। बहरहाल कियर स्टारमर ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। फील्ड मार्शल की बहुत ज्यादा जो है वो तारीफ हुई है स्विट्जरलैंड में। आप समझते होंगे कि मैं पाकिस्तान के किरदार के खिलाफ हूं। मैं पाकिस्तान के किरदार के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो डर लगा रहता है ना वो ये कि जब इनको ताकत मिलती है ना, ये पाकिस्तान में जुल्म करते हैं। इनको बैरूनी आकाओं की आशीर्वाद मिलती है तो ये पाकिस्तान में फसायत मजीद बढ़ा देते हैं। अभी मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं। तारीफ हुई कि मेरी इतनी बीवी के साथ 3 महीनों में बात नहीं हुई जितनी फील्ड मार्शल के साथ हुई। फिर जफियां हुई जो है ना वो गुजरों वाली, कमरें थपथपाई गई। और उसका पहला नतीजा क्या निकला? उसका पहला नतीजा ये निकला कि डॉक्टर महरम बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोई जुर्म नहीं है। जुलूस करना, जलसा करना, अपने प्यारों की लाशें मांगना या उनका पता करना, उम्र कैद सुना दी गई है। फिर पाकिस्तान में फसायत बढ़ जाती है क्योंकि ये बदनीयत है। ये फोटो बनवाने के चक्कर में है कि हमारे फोटो बन जाएं अमरीकियों के साथ और हम पाकिस्तान में दिखाएं कि अमरीका हमारे साथ है। हर किसी को दिखाएं और हम जो कुछ करें पाकिस्तान में हमें कोई ना पूछे। आप देख नहीं रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कितनी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो इस रजीम की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन जो बाइडेन से ज्यादा उसने इस रजीम की हिमायत की और ये रजीम पाकिस्तान में जो कुछ करता फिरे उसकी खैर है। न यूरोपीय यूनियन आवाज उठाती है और न अमेरिका। अब डॉक्टर महरम बलोच की जो है ना वो देख लें, उम्र कैद हो गई है उनको। बहरहाल उसके बाद
मसूद पेज़ेश्कियान के बारे में कहा जा रहा है ईरानी सदर कि वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं कल या परसों, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं वही बात करूंगा कि नी वसदे घर बदनीतन थे, ये बेसिकली बदनीयत आदमी है। इनकी जो नीयत है वो अपने इक्तदार को तूल देना है। हनीफ खान कहते हैं, या मोहम्मद हनीफ जो बीबीसी में बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, कॉलम लिखते हैं, उन्होंने कहा कि जो पहले जर्नैल थे वो अमेरिका के साथ लगे, वो अमेरिका के सामने लेटे, उन्होंने कुछ ना कुछ अमेरिका से लिया और कुछ ना कुछ जो भोरे थे, वो जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना, उनको हमारी जुबान में भोरे कहते हैं, कि वो भोरे अवाम तक भी पहुंच जाते थे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि जहाज उड़ाए जा रहे हैं, जहाज भगाए जा रहे हैं, और वो भी अपने खर्चे पे, और अपने घर में जो दाल और रोटी की सूरत हाल है उसकी किसी को परवाह नहीं है, और विचोले बने हुए हैं अमेरिका के और ईरान के। यही इनसे डर लगता है कि जब इनकी तारीफें होती हैं तो ये फिर पाकिस्तान में जो है वो जुल्म करते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक कमेटी कायम करने का फैसला हुआ है स्विट्जरलैंड में। वो कमेटी अब मामलात को देखेगी और वो कमेटी जो है वो हर मामले को अलग-अलग देखेगी, लबनान के मसले को देखेगी। इसके अलावा जो है वो अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया है कि उनको जो उनके मुंजमद असासे थे उनमें से कुछ मिल गया है, बड़ी अच्छी बात है। और जो ईरान का रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है उसमें भी पेशरफ्त हुई है, बड़ी अच्छी बात है, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है, मशरिक़ वुस्ता के लिए अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको पॉइंट समझा दिया है कि ये 2 नंबर। अब केयर स्टॉर्मर को देखना, केयर स्टॉर्मर मुंतखब वज़ीर आज़म थे, तनकीद बड़ी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। या हर किसी को पता है ये 2 नंबर वज़ीर आज़म है, अर्दली है। कौमी असम्बली में जो बेइज्जती इनकी हो रही है दूसरा तीसरा दिन, वो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं। इनको कोई शर्म हया नहीं आती कि हम नुमाइंदे ही नहीं है, हम कौम के नुमाइंदे ही नहीं है, कौम ने हमें मुस्तरद किया है। ये बेशर्म जो है वो अर्दली बन के और लेला बन के फील्ड मार्शल का कोट पकड़ के उसके पीछे पीछे भाग रहा है। केयर स्टॉर्मर ने इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है, अगली खबर ये है कि 2.5 साल और 2.5 साल का मुआहदा हुआ था। ये इंकशाफ किया है यूसुफ रजा गिलानी ने। ये कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी खुद फॉर्म 47 के हैं, 2 नंबर पीर है। ये कहता है कि 2.5 साल नून लीग और 2.5 साल जो है वो बिलावल जरदारी, उसने अपना वजन भी कम किया, अपना जो है ना बहुत कुछ टीके शीके लगवाए, अपने ऊपर खर्चा किया। तो अब 2.5 साल जो है वो बिलावल के होने चाहिए, क्योंकि जरदारी जो है वो मरने से पहले वो बख्शिश या मरने से पहले तौबा तैब नहीं होना चाहता। वो इस रियाया पर और इन गुलामों पर अपने लौंडे को वजीर आजम जो है वो देखना चाहता है कि इस रियाया पर जो है वो मेरा बेटा वो जो है वो वजीर आजम है, ये उसकी ख्वाहिश है। बहरहाल ये मेयर शाइमर हैं, बहुत जबरदस्त जो है पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और तजिया निगार हैं। ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खिसका हुआ है, वो खिसक गया है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। स्विट्जरलैंड में भी ये बात हुई है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स हैं उनको नजरअंदाज किया जाएगा और उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। एक नॉर्मल बंदा अपने नायब सदर को स्विट्जरलैंड भेज के बाद में धमकियां देता है ट्विटर पे आके कि हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। मेयर शाइमर क्या कहते हैं? प्रोफेसर जॉन मेयर शाइमर ने बताया कि ट्रंप इजराइल और उसकी अमेरिका में लॉबी की वजह से बेपनाह दबाव में है। आपको पता है अमेरिका में कितनी बड़ी लॉबी है यहूदियों की, वो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं और जंग दोबारा शुरू करने के हक में हैं यहूदी। कहा कि इस वजह से ट्रंप ईरानियों को गालियां दे रहा है और हजियान बक रहा है। मेयर शाइमर कह रहे हैं, अमरीकी हैं, कि उनके दबाव में आकर उधर वो मुआहदा चाहता है कि ईरान के साथ मुआहदा हो जाए, उधर वो हजियान बक रहा है उस लॉबी के दबाव में आकर। मेयर शाइमर ने कहा कि ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की दूसरी बड़ी वजह यह है कि जंग के शुरू में उसने ईरान से टोटल सरेंडर का मुतालबा किया था।
अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका को मुकम्मल शिकस्त का सामना है, ये बात ट्रंप को खाए जा रही है। यानी बंदे का दिल तो जानता होता है ना, बंदे का ज़मीर तो जानता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। ट्रंप को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, कितने धड़ल्ले से उन्होंने हमला किया था। हम तहजीब मिटा देंगे ईरान की, आपको याद होगा, तो वो किधर गई तहजीब? ईरान उसी तरह खड़ा है। हाँ, लोग शहीद होते हैं, बिल्कुल होते हैं जंग में। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैह वो नहीं शहीद हो गए थे, वो भी शहीद हो गए थे, जिनके बारे में डॉक्टर इसरार कहते हैं कि अगर वो शहीद न होते तो 100% पहले खलीफा राशिद वो हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब होते। ये डॉक्टर इसरार की तकरीर है। तो लोग तो शहीद होते हैं, ईरान के भी लोग शहीद हुए, खामेनेई शहीद हुए, इसके अलावा बच्चियां शहीद हुई। तो वो टोटल सरेंडर का मुतालबा उसने किया था। प्रोफेसर मेयर शामिर के मुताबिक तीसरी वजह यह है कि अगर ईरान के साथ ट्रंप डील नहीं करता और जंग दोबारा शुरू हो जाती है या मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो पूरी दुनिया इक्तिसादी डिप्रेशन में चली जाएगी। ट्रंप को इसके नतायज मालूम है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो खिसक गया है। अब इजराइल में एक जो है वो सर्वे होता है इजराइल में, इसको इमरान रियाज खान ने भी रिपोर्ट किया है। सर्वे ये है कि 90% से ज्यादा इजरायली समझते हैं कि वो जंग हार गए हैं और ईरान जीत गया है, क्योंकि 1980 से ये शख्स रट लगा रहा था ईरान 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 बेंजामिन नेतन्याहू कि हमने इराक को न्यूट्रलाइज कर दिया, शाम को कर दिया, लीबिया को कर दिया, मिस्र को कर दिया, उर्दन को कर दिया, हमने ईरान को न्यूट्रलाइज करना है, और वो उल्टा पड़ गया। यानी 90% से ज्यादा इजरायली समझते हैं कि जंग ईरान जीता है, उसने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दी है। तो ये हैं वजूहात जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है। मेयर शामिर के मुताबिक कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है, उसको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अगली खबर लेबनान के एक रुकन पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह वो कभी हथियार नहीं डालेगी, कुछ भी हो जाए हिजबुल्लाह जो है वो मुकाबला करती रहेगी। हालांकि आप जानते हैं कि लेबनान का कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी अपने मोर्चे पे डटी हुई है। जो मसला लेबनान है, यानी ये नजम सेठी का दावा है। नजम सेठी कहते हैं कि लेबनान और गजा ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है। हमें तो पहले दिन से पता है, ये कोई नई बात है। इजराइल कहता है कि वो 70% लेबनान और 70% गजा, इसके अलावा शाम की जो गुलान की पहाड़ियां हैं, गुलान हाइट्स हैं, इन सबको मिला के वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा। इजराइल का नक्शा आप देखें ना तो ये एक तस्मे की तरह, ये लंबा सा मुल्क है, चौड़ाई इसकी बिल्कुल नहीं है, ज्यादातर जमीनें जो है वो कब्जे वाली हैं। अब ये अपनी चौड़ाई बढ़ाना चाहता है, पीछे हटकर लेबनान के एरिए पर कब्जा करना चाहता है। इसी तरह जो शाम की गुलान हाइट्स हैं वो भी फिलहाल इसके कब्जे में है। नजम सेठी भी कहते हैं कि ये ग्रेटर इजराइल का प्रोग्राम है, हमें पहले दिन से पता है। बजट में जी अरकान के खाने के लिए 1 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। ये जो माओ की भाड़ खाते हैं, ये जो बहनों की भाड़ खाते हैं, ये जो बीवियों की भाड़ खाते हैं, 1 करोड़ रुपया। कल परसों आपको बताया था कि बोटी पे एक वफाकी वजीर लड़ पड़ा। ये इनकी कुल मिला के औकात है 1 करोड़। ये साल के लिए होता है कि ये मजाक उड़ाएंगे, कह के मारेंगे, लोगों के पास रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते। उन्होंने 1 करोड़ रुपया अपने लिए मंजूर किया है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और जो अलीम खान की पार्टी है, ये मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बड़े चौधरी ने फैसला सुना दिया है, और जो है वो पहले कोई पर्दा रखा जाता था। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि वोटों का तकल्लुफ और लाइनें और लिस्टें, अब वो सारा कुछ खत्म हो गया है, सारा कुछ। यानी अलीम खान कहाँ, गिलगित बल्तिस्तान कहाँ,
बंदे धड़ाधड़ उसकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चोई साहब करवा रहे हैं, और चोई साहब पीपल्स पार्टी और इसकी अलीम खान की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। गिलगित वालों को पता ही नहीं है ये कौन है, यानी ये अलीम खान कौन है, लेकिन साबिर मिट्ठू का ये जो है ना वो बिजनेस पार्टनर है। मैं आपको बताता हूं साबिर मिट्ठू कौन है। ये बाजवा का समधी है। कल मैंने आपको बताया था कि सारे इस तरह है, जकड़बंदी है। उसनी भेड़ उसने घर, उसनी बहू उसने घर, उसनी फूफी उसने घर, उसनी मासी उसने घर, उसने ओ फलाने ना भणविया, वो फलाने ना साला। ये जज हैं, जर्नैल हैं, सियासतदान हैं। ये जकड़बंदी है, जकड़बंदी। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि साबिर मिट्ठू इसने वो माल बनाया मुशर्रफ के जो है ना वो बाजवा के दौर में अब्दुल अलीम खान रावी पे कब्जा कर गया, रावी पे साबिर मिट्ठू के साथ मिलके। वो पिछले दिनों जब सैलाब आया, वो रावी का एरिया था ना, जो उसकी हाउसिंग सोसाइटी में पानी घुस गया, वो सारा रावी था, रावी निकल गया। ये अदम एतमाद और इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपने का इनाम था, तो उसको रावी दे दिया गया। दरिया तुम्हारा है, बनाओ सोसाइटियां, जो करना है। और फिर बाजवे का जो समधी है साबिर मिट्ठू, बहरहाल ये हुकूमत बना रहे हैं। अब अमेरिका में दो धड़े हैं। एक धड़ा है पेंटागन का, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, और एक धड़ा है स्टेट डिपार्टमेंट का, यानी डोनाल्ड ट्रंप। अब जो पेंटागन है उसका जो झुकाव है वो इजराइल की जानिब है। वो डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को नाराज कर रहा है और ईरान के साथ पींगे बढ़ा रहा है, और ईरान को अक़वाम इसका मशरिक़ वुस्ता का चौधरी बना रहा है। वहां भी रिफ्ट मौजूद है। पेंटागन का जो झुकाव है वो इजराइल की जानिब है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि यानी एक इंतहाई अजीब व गरीब वाकया, ये रऊफ क्लासर ने रिपोर्ट किया है कि मुशर्रफ के दौर में जब शरीफ खानदान भाग गया सऊदीया, तो पीछे हमजा कुकड़ी था। हमजा कुकड़ी पे नैब ने 50 करोड़ जुर्माना किया, 50 करोड़। वो 50 करोड़ रुपए पे कर दिया। इनके लिए 50 करोड़ क्या है, नवाज शरीफ को जाहिर है पता, हर बात का चल गया। जब 9 साल या 10 साल बाद वो वापस आया, उसको वो 50 करोड़ याद था। सबसे पहले वो कहता है मेरा 50 करोड़ वापस करो जो जुर्माना किया। ये है शरीफ खानदान, और ये है शहद जो इनके साथ लगा हुआ है। ये है जर्नैलों की स्वीट डिश, और वो 50 करोड़ रुपए नैब ने वापस किया। आप नेशनल बैंक में 1000 रुपया जमा करा दें या किसी भी सरकारी खाते में, फिर आप वो लेके दिखाएं, आपके पोते को या पोती को वो 1000 रुपया मिलेगा, वो भी कटौती के साथ। और 50 करोड़ रुपया उसको याद था। उसको दुल्ले शेर या गजरे वाले ने पुत्र को याद आई 50 करोड़। जो ही सऊदीया से वापस आया, नैब ने 50 करोड़ वापस किया। ये रऊफ क्लासर ने रिपोर्ट किया है। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि जब तक ट्रंप माजरत नहीं करता या अपने ट्वीट्स उस पे नदामत का इजहार नहीं करता, तो हमारे तमाम ऑप्शंस खुले हैं, ये कहना है ईरानियों का। एक और बात भी आपको बता दूं, ईरानियों में भी थोड़ा सा सोच में फर्क है। एक ईरान है बाकिर कालिबाफ, एक ईरान है अब्बास अराक्ची, और एक ईरान है आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई और पासदारान इनकलाब। मसूद पज़ेश्कियान वो दरमियान में है, वो दरमियान में ब्रिज का किरदार जो सदर हैं वो अदा कर रहे हैं। यानी ये कोई नहीं कि खुदा न खास्ता कोई बगावत है, नहीं, ख्यालात का फर्क है। यानी ये जो कालिबाफ या इराकची हैं ये मुज़ाकरात के हक में हैं, और जो सुप्रीम लीडर हैं या पासदारान इनकलाब हैं वो मजीद अमेरिका को जिच करने के जो है, और उसका इजहार किया उन्होंने। मसूद पज़ेश्कियान ने खुद इजहार किया है, सदर ने, मैं नहीं कह रहा। सदर कह रहा है कि सुप्रीम कमांडर तो हक में नहीं थे, लेकिन हमने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अगर अमेरिका ने वायलेट किया यानी इसको मुआहदे को, तो फिर तमाम ऑप्शन जो है वो खुले हैं। आजकल जो विमेन क्रिकेट टीम है ये बहुत ज्यादा तनकीद की जद में है, और फिर पहली बात ये कि इनका जो कोच होता है वो मर्द होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, और मैं हैरान हूं कि इनकी जरूरत क्या है।
इन भैंसों की और इन गांवों की, इनकी टीम ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? पूरी दुनिया में मेरे ख्याल है 10 या 12 मुल्क हैं जिनकी क्रिकेट टीम है, ना अमेरिका की है, ना यानी कोई खास टीम, ना चीन की है, ना रशिया की है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहे तो उन्होंने लाजमी जो है ना वो लुच तलना है। ये मैच हार गई और ये मैच, और अखबारों में बयानात, दफा करो इनको। इनको वो जाकर जो है ना वो अपनी कटवी शटवी पकाए, हांडी पकाए, जाके प्याज काटें। एक मारियां वर्ल्ड क्रिकेट खेलनी आती हैं। बहरहाल उस पर काफी तनकीद हो रही है। फिर वहाब रियाज, यानी इस बंदे की मोहसिन नकवी को कोई ऐसी चीज पसंद आई है इस वहाब रियाज की कि अब ये विमेन क्रिकेट टीम का कोच है। पहले इसने ये निगरान वजीर था और फिर जो है ना इस मर्दों की क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क किया, अब वहां पहुंच गए। बहरहाल इन मंझों की, इन गायों की, इनकी क्या जरूरत है क्रिकेट खेलने की, मुझे तो समझ नहीं आती। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि रावलाकोट और जो मीरपुर वाले हैं ये कश्मीरी हैं ही नहीं। एक गाली खत्म कर रही थी ये ख्वाजा आसिफ कि मैं इनको मानते ही नहीं हूं। हाँ, अपनी जीत मानता है कि मैं रेहाना डार से 67,000 लीड की हार के बावजूद जीत गया हूं, वो मानता है। लेकिन रावलाकोट और मीरपुर के लोगों को ये कश्मीरी नहीं मानता, ये ख्वाजा से। अख्तर मेंगल क्या कहते हैं? अख्तर मेंगल कहते हैं कि हमें तो रोज पता चलता है, हम रोज याद करते हैं कि हमारे साथ क्या मजालिम हुए, लेकिन जर्नैल कभी कभी जो है वो बांग्लादेश को भी याद कर लिया करें, ईस्ट पाकिस्तान को भी याद कर लिया करें। ये कहना है अख्तर जान मेंगल का कि वहां पे इनके साथ क्या हुआ था। बहरहाल याद करना चाहिए, बिल्कुल याद करना चाहिए। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। ये स्टोरी अगर आपने गौर से सुनी और आपने शौक से सुनी तो आपको 78 साल की जो तारीख है ना पाकिस्तान की, वो सारी आपको समझ में आ जाएगी और आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा। रंजीत सिंह सिखों की तारीख का पहला हुक्मरान था। वो 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला में पैदा हुआ। उसका वालिद महान सिंह छोटी सी मिसल का सरदार था। मिसल, नीम और से और लाम, मिसल कहते हैं दस्ता, छोटा सा दस्ता। उन दिनों पंजाब में जागीरें और छोटी छोटी सरदारियां मिसल कहलाती थी। रंजीत सिंह पर बचपन में चीचक का हमला हुआ और वो उसकी एक आंख ले गई, चीचक काना हो गया एक आंख से। 12 साल की उम्र में वो अपनी मिसल का सरदार बन गया। रंजीत सिंह वो एक मुहिमजू इंसान था, वो आगे बढ़ना चाहता था। उस वक्त लाहौर पर 3 सिख सरदार काबिज थे। रंजीत सिंह ने लाहौर के मुसलमानों से खुफिया राब्ते कायम किए। मुसलमानों ने उसे लाहौर बुलाया और शहर उसके हवाले कर दिया। उसने सिख सरदारों को मार भगाया और लाहौर पर काबिज हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 19 बरस थी। 1802 में उसने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। 1806 में उसका अंग्रेजों के साथ पहला मुआहदा हुआ, जिसके बाद वो वस्ती, जनूबी और शुमाली पंजाब की तरफ मुतवज्जो हो गया और उसने चंद ही बरसों में गुजरात, डस्का, सियालकोट, शेखुपुरा, झंग, चिन्योर, खुशाब, मुल्तान, रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, हजारा, पिशावर और कश्मीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। गोरों से मुआहदे के बाद इतनी बड़ी सल्तनत बन गई। 1809 में अंग्रेजों ने उसे दरिया सतलज के उस पार चिनाब का हुक्मरान मान लिया और वो पंजाब का पहला सिख हुक्मरान बन गया। पंजाब का पहला सिख हुक्मरान। अगर आप कभी शाही किले में जाएं लाहौर में तो वहां पे एक अजायब घर है। उस अजायब घर में आपको रंजीत सिंह के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। 1831 का साल राजा रंजीत सिंह और सिख सरकार की जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखता है। अब कहानी शुरू होती है। इस साल अक्टूबर में रंजीत सिंह की हिंदुस्तान के अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बेलिंग से मुलाकात हुई। यानी जो गवर्नर था
अंग्रेज उससे मुलाकात हुई। रंजीत सिंह अंग्रेजों की शान और शौकत देखकर हैरान रह गया। जब वो वहां गया, उन्होंने गोरों के दरबार देखे और छतें देखी। जिस तरह पिछले दिनों अमरीकी चीन गए और हॉल की छतें देख रहे थे, इसी तरह रंजीत सिंह, वो बुनियादी तौर पर किसान था। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा घोड़े की पीठ पर गुजरा था। लिहाजा जब वो गवर्नर जनरल हाउस में दाखिल हुआ तो वो अंग्रेजों के कोफर से मरूब हो गया। जब उसने देखा तो रंजीत सिंह को महसूस हुआ एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फौज के बगैर मजबूत और देरपा हुक्मरानी मुमकिन नहीं। चुनाचे उसने तारीख की पहली सिख फौज बनाने का फैसला किया। अब एक एक लफ्ज पे गौर करना है। उसने चंद रिटायर्ड अंग्रेज अफसर मुलाजिम रखे और उन्हें एक मुनज़्ज़म फौज बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पाकिस्तान के पहले दो आर्मी चीफ वॉल्टियर और डगलस ग्रेसी दोनों अंग्रेज थे। इसने भी फौज अंग्रेजों को सौंप दी। 1831 तक हिंदुस्तान में पार्ट टाइम फौजी होते थे। ये लोग 5,000 या 10,000 कहलाते थे। ये सरदारों और जागीरदारों के कब्जे में होते थे। ये लोग जमाने अमन में खेती बाड़ी और तिजारत करते थे, लेकिन जब बादशाह को जरूरत पड़ती थी तो ये फौज की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। हिंदुस्तान की पहली मुनज़्ज़म फौज अंग्रेज ने तश्कील दी थी। रंजीत सिंह ने अंग्रेजों की नकल करते हुए सिख फौज बनाने का फैसला किया। लाहौर में आज जिस जगह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वहां उस जमाने में एक छोटा सा गांव बुद्धू का आवा या बद्धू का आवा, ये नाम है, होता था। रंजीत सिंह ने यह गांव फौज के हवाले कर दिया। फौज ने इस जगह पहली छावनी बनाई। बुद्धू का आवा पहला कैंट बन गया लाहौर में। रंजीत सिंह ने शुरू में 4,000 सिख सिपाही भर्ती किए। अंग्रेज इंस्ट्रक्टरों ने उन्हें ट्रेनिंग दी और इसके बाद फौज में इजाफा होने लगा। 1839 में जब रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ तो सिख फौज की तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी थी, 7 लाख तक पहुंच चुकी थी जी। और उसका माहाना खर्च 4 लाख रुपए था 1839 में, 4 लाख। जबकि इसके पास 1 लाख घोड़े और एक हल्का तोपखाना भी था। रंजीत सिंह जब फौज तश्कील दे रहा था तो उस वक्त तक उसकी सल्तनत मजबूत हो चुकी थी और उसे कार्य सरकार चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पेश आ रही थी। गौर करना है, वो एक अनपढ़ और नीम मुतमद्दन इंसान था। लिहाजा उसने ब्यूरोक्रेसी का काम भी फौज से लेने का फैसला किया। अब पाकिस्तान की कहानी है। उसने मालिये की वसूली, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पहरेदारी, सफारतकारी, हत्ता के गुरुद्वारों की हिफाजत तक फौज के हवाले कर दी। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, सफारतकारी। ये रंजीत सिंह का वो फैसला था जो आने वाले दिनों में सिख हुकूमत के जवाल की वजह बना। रंजीत सिंह के दौर ही में फौज के असर और रसूख में इजाफा होने लगा था, लेकिन वो एक मजबूत आसाब का समझदार इंसान था। चुनाचे उसकी जिंदगी में सिख फौज उसके ताबेदार और फर्मा बरदार रही, लेकिन जो ही उसका इंतकाल हुआ सिख फौज शाही तख्त पर हावी हो गई और उसने पंजाब की सियासत अपने हाथ में ले ली। डॉट कनेक्टिंग करते आना है। रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा खड़क सिंह तख्त नशीन हुआ तो सिख 2 बड़े सियासी ग्रुपों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप डोगरा सिखों पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरा संधा वाला ग्रुप था। नून लीग बन गई, पीपल्स पार्टी बन गई। डोगरा ग्रुप नून लीग, संधा वाला पीपल्स पार्टी। आप अपनी सहूलत के लिए उन्हें डाल ग्रुप और सीन ग्रुप कह सकते हैं, नून ग्रुप और पीपा ग्रुप। खड़क सिंह का ताल्लुक डाल ग्रुप से था, नून लीग का था, जबकि सीन ग्रुप का सदर ध्यान सिंह था, पीपल्स पार्टी का। ध्यान सिंह खड़क सिंह का मुखालिफ था। वो फौज के साथ
مل گیا اور اس نے فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر ابھارنا شروع کر دیا. آئینی کردار ادا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ دھیان سنگھ کا کہنا تھا کھڑک سنگھ پنجاب کو انگریزوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا اور انگریز آ کر سکھ فوج کو ختم کر دیں گے. فوج نے اپنا آئینی کردار ادا کیا. کھڑک سنگھ کو غدار ڈکلیئر کیا. جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. غدار ڈکلیئر کر دیا. مارنگ بلوچ، اختر جان مینگل، بگٹی، عمران. اسے تخت سے اتارا اور اس کے بیٹے کیپٹن نونہال سنگھ کو بادشاہ بنا دیا. کیپٹن صاحب آ گئے. نونہال سنگھ لڑک پن میں فوج میں رہا تھا، بھٹو ڈیڈی، اور فوج اسے اپنا نمائندہ سمجھتی تھی. فوج نے نونہال سنگھ کی کابینہ تشکیل دی تھی. خود اورنگزیب آری، محسن نقوی، کس نے تشکیل دی کابینہ؟ اور یوں فوج کو کابینہ بنانے اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنے کا اختیار مل گیا. صابر شاکر غدار، قاسم سوری غدار، عمران ریاض غدار، محمود نیادی غدار. بدقسمتی سے 1 سال بعد نونہال سنگھ حادثے میں مر گیا، جس کے بعد اس کی بیوہ چاند کور تخت پر بیٹھ گئی. چاند کور سکھ سلطنت کی پہلی خاتون حکمران تھی. وہ ایک با اعتماد عورت تھی، لہذا فوج جلدی اس سے مایوس ہو گئی. با اعتماد عورت، عمران خان بھی با اعتماد تھے، مایوس ہو گئی فوج. جی، سین گروپ کے سربراہ دھیان سنگھ نے ایک اور سازش تیار کی. اس نے رنجیت سنگھ کے دوسرے بیٹے شیر سنگھ کو ساتھ میں لایا. ان دونوں نے چند جرنیلوں کو ہاتھ میں لیا. لندن معاہدہ، جرنیلوں کو ہاتھ میں لیا. جرنیلوں نے فوج کو قائل کیا اور 70,000 فوجیوں نے لاہور کے قلعے پر حملہ کر دیا. اسلام آباد پہ 4 دفعہ فتح. چاند کور نے ہتھیار ڈال دیے. فوج نے شیر سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا. شیر سنگھ کو فوج نے حکمران بنایا تھا، لہذا اس کے دور میں اقتدار عملاً فوج کے پاس تھا. کوئی ملک سمجھ میں آ رہا ہے؟ بادشاہ کے تمام فیصلے اس کا ملٹری سیکرٹری کرتا تھا. لوگ انصاف، ٹھیکوں اور مکا کے لیے سیدھے بدو کا آوا آ جاتے. GHQH، ڈیلا، DHA. فوج کے پاس کسی بھی شخص کو غدار قرار دے کر پھانسی دینے کا اختیار تھا اور فوج ایک مور لگا کر کسی بھی تاجر یا ٹھیکیدار کو لکھ پتی بنا سکتی تھی. 9 مئی لکھ پتی ککھ پتی بن گئے. شیر سنگھ کے دور میں فوج نے قلعے کے باہر تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا. DHA اور وہ یہ زمینیں پٹے پر دینے لگے، مربے آگے دینے لگے. فوج حکومت کی آمدنی سے نصف رقم بھی لیتی تھی. پنشنہ حکومت کی آمدنی سے. یہ جو پینشنیں ہیں فوجی بجٹ سے نہیں جاتی، عوام کے بجٹ سے جاتی ہیں. جبکہ تمام سول محکموں کے سربراہ حاضر سروس فوجی بنا دیے گئے. جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. تمام سول اداروں کے سربراہ فوجی بنا دیے گئے. یہ افسر حکومت سے 2 تنخواہ لیتے تھے. مطلب کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لوٹ کھسوٹ کے نتیجے میں عوام کی حالت پتلی ہو گئی. لاہور میں جلوس نکلنے لگے اور لوگ سرعام خودکشیاں کرنے لگے. دوسری طرف ڈال گروپ اور سین گروپ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل لڑ رہے تھے. نون اور PP. ڈال گروپ نے اس سیاسی ابتری کا فائدہ اٹھایا اور اس نے مہاراجہ شیر سنگھ اور دھیان سنگھ دونوں کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں ہیرا سنگھ نے ڈال گروپ کا قتل عام شروع کر دیا. ڈال گروپ نے مزاحمت کی اور یوں ہیرا سنگھ کو فوج کی مدد لینا پڑ گئی. ہیرا سنگھ نے فوج کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو گیا تو وہ سپاہی کی تنخواہ 9 سے 12 روپے اور گھوڑ سوار کی تنخواہ 25 سے 30 روپے کر دے گا.
फौज को कहा। फौज ने हीरा सिंह की हमायत में एक बार फिर लाहौर पर हमला कर दिया। उन्होंने तनख्वाह बताओ, डबल करो तनख्वाहियां। लाहौर पे हमला कर दिया। लाहौर के शहरियों पर 2 रातों तक गोलाबारी होती रही, जिससे हजारों बेगुनाह शहरी मारे गए। ड्रोन हमले। फौज ने लाहौर पर कब्जा किया। रंजीत सिंह के 6 साल बेटे दलीप सिंह को तख्त पर बिठाया, 6 साल, और हीरा सिंह को उसका वजीर बना दिया। हीरा सिंह ने न सिर्फ फौज की मुराद और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, बल्कि उसने फौज को हर किस्म के मालिये और टैक्सों से भी आजाद कर दिया। पीआईए बेच लो, फौजी फाउंडेशन ले लवे, खाद पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन फौज जल्दी हीरा सिंह से भी मायूस हो गई, खारोश, और उसने उसे कत्ल कर दिया। हीरा सिंह की जगह जवाहिर सिंह को वजीर बनाया गया। जवाहिर सिंह ने सारा खजाना फौज के हवाले कर दिया। यही मसला है। लेकिन फौज के मुतालबात बढ़ते चले गए, और यहां तक कि ये मुतालबात पूरे करना मुश्किल हो गया। जवाहिर सिंह ने हाथ खड़े कर दिए। फौज ने उसे बद्दू का आवा तलब किया और उसे उसकी बहन जिंदा के सामने कत्ल कर दिया। फौज ने जिंदा को 9 साल बादशाह दलीप सिंह का सरपरस्त नामजद कर दिया। जिंदा के सामने उसके भाई को कत्ल किया और फिर जिंदा को हुक्मरान बना दिया। और कहानी सुनाए। उस वक्त तक सिख सल्तनत बुरी तरह दिवालिया हो चुकी थी। पंजाब में बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, जराइम और बदअमनी आसमान को छू रही थी। बजट कौन खा रहा था? लोग भूखे मर रहे थे, जबकि फौज बद्दू के आवे में ऐश कर रही थी। ऐश। लाहौर शहर से बाहर फौजी अफसरों के बड़े बड़े महल और फार्म हाउस थे। हालत ये थी, फौज का एक दरमियाने दर्जे का अफसर उठता था, शहर में दाखिल होता था और जिस दुकान, जिस घर से जो चीज चाहता था, घोड़े पर लाद कर वापस चला जाता था और उसे किसी को रोकने की जुर्रत न होती थी। जिंदा बीबी एक समझदार और मामला फहम औरत थी। उसने इस सूरत हाल का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने सिख फौज को अंग्रेज फौज से लड़ाने का मंसूबा बनाया। सांस बंद कर देंगे, सांस बंद कर देंगे से इलाज किया। उसने फौरी तौर पर 2 काम किए। एक, उसने अंग्रेज को पंजाब पर हमले पर उकसाया, और 2, उसने सिख फौज के जवानों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बावर करा दिया, दुनिया में सिख जवान से ज्यादा जुर्रतमंद और बहादुर कोई नहीं। जिंदा बीबी की कोशिश कामयाब हुई और सिख जवान सीना ठोंक कर अंग्रेज फौज के सामने खड़े हो गए। सिख जर्नैल अंग्रेज फौज की ताकत और अपनी कमजोरियों से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने लड़ाई से बचने की, लेकिन जिंदा बीबी ने फौज में खबर फैला दी कि हमारे जर्नैल लड़ना नहीं चाहते। जवानों ने जर्नैलों पर दबाव डालना शुरू कर दिया, लिहाजा जर्नैल बुरी तरह अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार हो गए। चलो शाबा लड़ो, जेड़ियां तनख्वाहियां गिद्दियां ने, जेड़ियां याशियां कीतियां ने, लड़ो, पानी खुलवाओ। यूं 1849 में सिख जर्नैलों को मजबूरन अंग्रेज के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ गया। जंग शुरू हुई तो पहले ही हमले में सिख फौज के 8000 जवान मारे गए। उन्हें जंग लड़ियां कटाई। इस मुश्किल वक्त में फौज ने अवाम से मदद मांगी, ये खुलासा है, लेकिन लोगों ने फौज के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। तुम हमारे साथ थे, हमें डांगे मारो, हमें सोटे मारो, हमें खुदकुशियों पे मजबूर करो, हम क्यों लड़े? चलो शाबा। अवाम से मदद मांगी। अगले दिन सिख जर्नैलों ने हथियार फेंके और मैदान से भाग खड़े हुए। जिंदा बीबी ने लाहौर अंग्रेजों के लिए खोल दिया। अंग्रेज आए और सिखों की पहली और शायद आखिरी सल्तनत तारीख का हिस्सा बन गई। गए फॉर्म छोड़ के नस्ब गए। इस शिकस्त के बाद फौज का लफ्ज सिखों में नफरत का निशाना बन गया, तहकीर का निशाना बन गया। यह सिलसिला आज तक जारी है। आज भी जब 2-3 सिख इकट्ठे होकर किसी जगह जाते हैं तो देखने वाले उनसे पूछते हैं, ये फौजा कित्थों आईयां ने?
یہ فوجیں کہاں سے آئی ہیں یا یہ فوجاں کتھے جا رہی نے؟ یہ فوجیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور میرا ہم سے ہے نا وہ ٹینشن یہ وہی ہیں فوجیں کتوں آئی نے تو کتنے جا رہی ہیں نے؟ الیکشن چرانے والا دستہ اسلامی کے چبوترے پر یہ تھی نہ پانی باندھے کہ کہاں جا رہی ہیں؟ اور وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں فوجاں لاہوروں آئی نے، لاہور سے آئی ہیں۔ جبکہ 150 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب کوئی سکھ سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا سکھ اسے کہتا ہے میں بلاوا جندر نوں، بلاوا جگجیت سنگھ اروڑا نوں 1971 بلاوا، میں جنہ کو بلاؤں، اور وہ سکھ شرما کر سینہ اندر کر لیتا ہے۔ اب نوٹ ہے، اتنا بڑا نوٹ ہے اینڈ پہ، یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کا موجودہ سیاسی فیلڈ مارشل اور فوجی حالات سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کو بتا دوں، یہ ایک واقعہ ہے، آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔